धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। हमारे पास जब भी ऐसे पेशेंट आते हैं कि उनको डायबिटिक न्यूरोपैथीज हो गया है, तो उसमें सबसे ज्यादा खतरा क्या रहता है कि जो हमारे जो नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, नर्व्स भी और न्यूरॉन्स भी, वो सब डैमेज हो जाते हैं। और वो कैसे होते हैं कि वहां पे धातुपाक होता है, आयुर्वेद के हिसाब से सड़न पैदा होती है या इंजुरी हो जाता है, तो वह बहुत खतरनाक होता है। तो उसमें पेरिफेरल नर्व्स में अगर हो रहा है तो वो हो गया डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथीज। और अगर वो वेस्कुलर होगा, मतलब ब्लड वेसल्स में कुछ ना कुछ डैमेज हो रहा है, तो उसको बोलेंगे माइक्रोवेस्कुलर, या वहां पे पूरा जो दूसरी चीजें खराब हो रही हैं तो। और जो नर्व्स में अगर हो रहा है तो उसको बोलते हैं माइक्रो, MICRO, माइक्रो न्यूरोपैथीज। और अगर बड़े में ब्लड वेसल्स में अगर डैमेज हो रहा है, सड़न हो रही है, खराब हो रहे हैं, तो उसको माइक्रो, MACRO ऐसे बोलते हैं। और वो हो सकता है कि सिम्पेट्रिक हो सकता है, मतलब लेफ्ट साइड के भी हो सकता है, राइट साइड में भी हो सकता है। और ज्यादातर पैरों में ऐसा होता है कि सेंसेशन लॉस हो रहा है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि पैर जो है वो एक लकड़ी का जैसे टुकड़ा है बड़ा सा। और मतलब उसको पता ही नहीं चलता है पेशेंट को कि क्योंकि शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है। HbA1c जो है वो 6-7 से बहुत ज्यादा है, कभी कभी 11-12 हो जाता है, और शुगर को कंट्रोल नहीं किया जाता है। और ये लॉन्ग टर्म में अगर ऐसा होता है तो ये न्यूरोपैथीज होने लगती है। अब ये डायबिटीज जो बीमारी है वो साइलेंट किलर डिजीज है, और एक तरह से मॉन्स्टर जो रहता है, राक्षस, उस तरह से ये ऑर्गन्स को डैमेज करता है, किडनीज को डैमेज करता है। यही चीज मैं आप लोगों को PPT में दिखाता हूँ और फिर मैं समझाता हूँ कि मुझे क्या करना है। एक मिनट रुक जाइए। मैं जो भी दिखाऊंगा उसको जब आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एक मिनट रुक जाइए। अभी आप लोग को ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे, डायबिटिक न्यूरोपैथीज जब रहता है तो इसमें, एक मिनट रुकिए तो मैं बड़ा करता हूँ। इसमें जब लार्ज फाइबर्स न्यूरोपैथी होता है तो इसमें क्या होता है कि जो पैर का, देखिए पैर का स्टॉकिंग्स जैसे हो रहा है, और हाथ का ग्लव्स का एरिया जो रहता है वहां पे ये न्यूरोपैथी होता है। तो यहाँ सेंसरी लॉस होने लगता है, टच का वाइब्रेशन पता नहीं चलता है, पेन बहुत ज्यादा होता है, टेंडन रिफ्लेक्स थोड़ा कम हो जाता है, मोटर नर्व्स का जो काम है कि हम जो कमांड देते हैं वह ठीक से नहीं हो पाता है। इसी तरह से स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथीज होता है, फाइबर मतलब नर्व फाइबर्स, तो ये होता है। फिर प्रॉक्सिमल मोटर न्यूरोपैथी, एक्यूट मोनो न्यूरोपैथी। मोनो न्यूरोपैथी का मतलब ये होता है कि कोई एक नर्व इन्वॉल्व है, जैसे कि हमारे ये जो अकुमुलेटर नर्व है वो डैमेज हो गया है, या फिर एब्ड्यूसेंट नर्व है वो डैमेज हो गया है, मीडियन नर्व हाथ का डैमेज हो गया है, या अल्नर नर्व डैमेज हो गया है, या सुरल नर्व जो पैर में वो डैमेज हो गया है। ये एक अगर नर्व अगर हो रहा है डैमेज तो उसको हम बोलेंगे मोनोन्यूरोपैथी। इसी चीज को मैं और विस्तार से बताता हूँ कि न्यूरोपैथी जो रहता है या लोअर लिम्स में जब रहता है, इसका मतलब है कि वो लोअर लिम्स जो हैं वो डिसफंक्शनल हो रहे हैं। और वहां पे सेंसरी नर्व का मतलब होता है कि जैसे आग है,
गर्मी का जो सेंसेशन है, पिन का सेंसेशन है, ये हमको ब्रेन तक लेके जाता है। वो सेंसरी नर्व्स होते हैं। और जो ब्रेन से सिग्नल लेके जो हम हाथ हिलाते हैं या कोई भी चीज जो भी कमांड देता है ब्रेन और वो काम होता है, तो वो मोटर नर्व्स होते हैं। तो ये पैरेस्थीसिया होता है कि कुछ एबनॉर्मल सेंसेशन आने लगते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आए थे, वो बोल रहे थे कि मैं चलते तो हूँ नॉर्मल, मतलब फ्लोर पे, टाइल्स पे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मेरे को अंदर से पानी में मैं चल रहा हूँ, ऐसा फीलिंग होता है। कभी कभी पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि वो चल रहे हैं नॉर्मल, लेकिन उनको लगता है कि वो घास पे चल रहे हैं। पैरेस्थीसिया ऐसे होता है कि एबनॉर्मल सेंसेशन फीलिंग होने लगती है। इसी तरह से या तो हाइपोसेंसेशन होगा, मतलब सेंसेशन कम होने लगेगा, या हाइपर सेंसिटिविटी होगा, मतलब कोई भी चीज थोड़ा भी लग गया तो ज्यादा दुखेगा, बहुत ज्यादा तकलीफ होगा। हाइपर सेंसेशन होगा या हाइपोसेंसेशन होगा। और इसमें चींटियां काट रही है ऐसा होने लगता है। फिर पिन और निडल चुभ रहा है ऐसा फील होने लगता है। हाथ में और पैर में होने लगता है, तब उसको बोलते हैं पेरिफेरल। और तो इसीलिए हम उसको ग्लोव्स एंड स्टॉकिंग डिजीज ऐसे भी बोलते हैं। और इसमें जो मल्टीपल नर्व अगर डैमेज होते हैं तो उसको पॉलीन्यूरोपैथी बोलते हैं। अगर वो सिमेट्रिकल हो, जितने लेफ्ट साइड में उतना राइट साइड में, तो उसको सिमेट्रिकल बोलेंगे। अगर वो अलग अलग जगह पे है तो उसको असिमेट्रिकल पॉलीन्यूरोपैथी ऐसे बोलेंगे। अभी क्या है कि ये सब न्यूरोपैथी होता है, तो इसका प्रॉब्लम क्या आगे हो सकता है? तो ये डायबिटिक फुट डिजीज में कन्वर्ट हो सकता है। और जो माइक्रो एंजियोपैथी है लोअर लिम्ब में, वो होने लगता है। नर्व्स डैमेज होने लगती है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, वहां पे नर्व्स का कंडक्शन नहीं होता है, इश्मिक चेंजेस आने लगते हैं फुट में। तो उसके वजह से नर्व डैमेज हो जाते हैं। और पेशेंट को अगर इंजरी अगर हो गया और उसने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहां पे नर्व्स भी डैमेज हो रहे हैं और वहां पे ब्लड वेसल भी डैमेज हो रहे हैं, वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है, तो वो फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और वो स्प्रेड होने लगता है इन्फेक्शन, पेशेंट को पता नहीं चलता है। और फिर वो जाके डायबिटिक फुट हो गया, डायबिटिक अल्सर हो गया, या फिर गैंग्रीन जैसे इन्फेक्शन हो जाते हैं। फिर पैर काटना ही पड़ता है, एम्पुटेट करना पड़ता है। और इसको बोलेंगे नॉट ट्रोमेटिक एम्पुटेशन। क्योंकि ट्रॉमा अगर होता है कि जैसे एक्सीडेंट हो गया, कोई कार बीच में आ गई और कार से पैर पिस गया, ट्रक आ गया, तो वो ट्रॉमेटिक जो रहता है एम्पुटेशन वो अलग रहता है, कि पैर काटना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि नॉन ट्रॉमेटिक, उतना बड़ा ट्रॉमा नहीं लगा, केवल थोड़ा सा हल्का सा चोट लग गया, हल्का सा, लेकिन वहां पे खुद ही बॉडी में नर्व का सप्लाई जो है, नर्व कंडक्शन वो नहीं हो रहा है, या फिर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि डायबिटीज की वजह से अंदर से शरीर सड़ रहा होता है बहुत ज्यादा। क्योंकि हमने प्रमेह में देखा है कि मेद धातु जो है, बद मेद है और कफ है, और सारे जलीय धातु खराब होने लगते हैं, धात्वग्नियां खराब होने लगती हैं। तो अंदर ही अंदर क्लेद इतना ज्यादा होता है कि सड़न होने लगते हैं, और फिर डायबिटीज में वो जाता है, मतलब मधुमेह में जाता है, तो वात के प्रकोप के सारे लक्षण होने लगते हैं, सूखने भी लगता है। और कफ की व्याधि है, मेन प्रमेय तो कफ की है, तो स्त्रोतोरोध भी हुआ रहता है, सड़न भी होने लगती है, ऐसे बहुत ज्यादा कंडीशन खराब होने लगती है। और फिर ये डायबिटीज जो है एक मॉन्स्टर है। इसको क्या पसंद है? एक राक्षस है, तो राक्षस को तो विध्वंस करना पसंद है। तो इसको क्या पसंद है? तो ये हमारे हार्ट को खराब करता है, ये हमारे ब्रेन के सेल्स को खराब करता है, पेरिफेरल वेसल्स को खराब करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करता है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर को खराब करता है। हाँ, तो आईज में अगर होने लगेगा तो लाइट से डार्क में, लाइट से अंधेरे में जाना, अंधेरे से लाइट में जाना, इसमें तकलीफ होने लगती है। वहां के मतलब ये जो है अकुमुलेटर नर्व, अगर वो डैमेज हो गया तो उससे सप्लाई करने वाले छोटे छोटे नर्व्स हैं जो आंखों की पलकों को खोलते हैं, वो आंखें पलके ही नहीं खोल पाता है, उसको बोलते हैं टॉसिस। ऐसे कंडीशन होने लगता है। ब्लैडर में अगर हो गया तो ब्लैडर कंट्रोल नहीं आएगा, यूरिन का रिटेंशन होने लगेगा या इनकंटिनेंस होगा, पता नहीं चलेगा, कभी कभी यूरिन अपने आप फ्लो होने लगेगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्योंकि नर्व खराब हो रहा है पूरा। यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में होगा तो इनडाइजेशन होगा, हार्ट बर्न होगा, नौशिया होगा, वॉमिटिंग होगा, डायरिया होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, ब्लोटिंग होगा, क्योंकि नर्व्स डैमेज हो रहे हैं। हार्ट और ब्लड वेसल्स अगर डैमेज होंगे तो डिजीनेस और फेंटिंग होगा, डिफिकल्टी ब्रीदिंग होगा, एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर होगा। अब ये क्यों होता है वो हम देखते हैं, क्योंकि एक एक सेल को वो डैमेज करते जाता है डायबिटीज।
लोअर लिम्स में अगर होगा तो लोअर लिम्स में सेंसरी नर्व्स जो रहते हैं वह खराब होने लगते हैं, लोअर लिम्स में सेंसेशन कम आने लगता है। मोटर नर्व्स में अगर होता है तो वो एबनॉर्मल मैकेनिक्स होता है, मतलब जॉइंट्स और मसल्स हिलाना चाह रहे हैं पेशेंट लेकिन हिला नहीं पा रहे जॉइंट्स में मसल्स को, तो और क्योंकि ब्लड फ्लो उसमें कम होने लगता है, क्योंकि सडन है, नर्व्स के भी उधर कंडक्शन नहीं हो पा रहा है और ब्लड वेसल्स भी खराब हो रही है, क्योंकि क्लेद 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 पानी इतना ज्यादा जमा है जो क्योंकि अग्नि जो है सार्किट विभाजन जो होना चाहिए धातु अग्नि लेवल पे भूताग्नि वो हो नहीं रहा है आयुर्वेद के हिसाब से देखे तो। और फिर क्या होता है कि एबनॉर्मल प्रेशर जो रहता है सोल में, हमारे पैर के तल में जो रहता है वो एबनॉर्मल होने लगता है, और फिर उससे डायबिटिक अल्सर होने का चांसेस रहता है। तो इसको हम न्यूरोपैथी बोलेंगे, तो अगर नर्व्स में हो रहा है तो उसको माइक्रोवेस्कुलर बोलेंगे, और अगर वेस्कुलोपैथी होती है मतलब ब्लड वेसल में होता है तो उसको माइक्रोवेस्कुलर, MACRO माइक्रोवेस्कुलर ऐसे बोलेंगे। तो डायबिटिक फुट जब अगर हो गया, कभी कभी पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं कि डायबिटीज अगर हो गया है तो पैर के तलवों में पानी जमा रह रहा है, सूजन आ रही है बहुत ज्यादा, पानी हमेशा जमा हो रहा है, और उनको थोड़ा भी चोट लग गया, पत्थर लग गया या चलते टाइम कुछ भी लग गया तो इन्फेक्शन होने लगता है, और फिर उसके बाद इन्फेक्शन फैलते जाता है और सड़न होने लगते हैं बहुत ज्यादा। और दूसरा क्या है, एक नर्व में हो रहा है तो मैंने जैसे बताया कि मैनो न्यूराइटिस, सेंसरी नर्व हो सकता है या मोटर नर्व हो सकता है, और या फिर मल्टीपल प्लेसेस में अगर होगा तो उसको हम बोलेंगे मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स। जैसे मल्टीप्लेक्स मूवी देखने के लिए हम लोग अलग अलग स्क्रीन पे देखते हैं मूवीज मल्टीप्लेक्स में, ऐसे ही यहाँ पे नर्व अलग अलग जगह पे अगर डैमेज हो रहा है ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। अगर ये हार्ट में अगर न्यूरोपैथी हो गया, अभी अभी तक मैंने जो बताया वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी बताया, अब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में अगर वो डैमेज हो रहा है तो उसको बोलेंगे डायबिटिक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। तो इसमें असिम्टोमेटिक भी हो सकता है, क्लिनिकल फीचर सिम्टोमेटिक भी हो सकता है। तो असिम्टोमेटिक देखें तो न्यूरो एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटीज होने लगती है, नर्व्स का और एंडोक्राइन सिस्टम गड़बड़ हो रहा है, आंखों का पिपिलरी डिसफंक्शन होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर डिफेक्ट्स होगा, सांस लेने में तकलीफ होगा, हार्ट रेट एबनॉर्मेलिटीज होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी डिस्टरबेंस होगा, मतलब वो खाना जो है ना वो पचता नहीं है, और स्टमक का मूवमेंट वीक होने लगता है, फीबल होने लगता है, तो उसको हम बोलेंगे गैस्ट्रोपैरेसिस, ऐसे मॉडर्न में नाम दिया गया है। यूरोजेनाइटल अगर होगा तो उसमें यूरिनरी रिटेंशन होने लगा, ब्लैडर भर गया है यूरिन से लेकिन पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वहां पे जो अब वहां पे जो वेस्कुलर सप्लाई है वो भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, नर्व सप्लाई उसका भी काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है, कोलिनर्जिक जो सिस्टम है वो गड़बड़ा गया है वहां पे। तो जो कोलिनर्जिक सिस्टम जो रहता है वो यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो गड़बड़ा जाता है। इसी तरह से अगर हम लोग देखें कि हार्ट में अगर हो रहा है तो हार्ट बीट जो है उसका वेरिएशन होने लगेगा, हार्ट बीट जो है हमारा वो बहुत ज्यादा कम होने लगेगा, वहां पे एडिनर्जिक जो नर्व सप्लाई नर्व कंडक्शन हो रहा है वो जो फंक्शन हो रहा है वो गड़बड़ा जाएगा, नॉर एड्रीजेनिक जो फंक्शन है वो गड़बड़ा जाएगा, कोलिनर्जिक सप्लाई जो है वो गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए हार्ट, बहुत सारे लोगों को जो डायबिटिक न्यूरोपैथी रहती है उनको साइलेंट हार्ट अटैक भी आ जाता है, उनको सिम्टम नहीं रहते लेकिन क्योंकि नर्व ही खराब हो रहा है वहां पे। इसी तरह से बहुत सारे पेशेंट ऐसे बोलते हैं जो डायबिटिक न्यूरोपैथी के रहते हैं, उनको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन रहता है, ब्लैकआउट हो जाता है या चक्कर आता है। नॉर्मली कोई इंसान सोया है और नॉर्मली कोई उठ रहा है, अचानक सोने के बाद उठने के बाद क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है तो सारा ब्लड सप्लाई नीचे जाना चाहिए, लेकिन बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इतना जागृत हो जाता है, जो फाइट फ्लाइट और फ्राइट ये जो हम बोलते हैं कि तुरंत एक्टिवेट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और वो जो हमारे लोअर लिम्स में वेसल्स हैं उनको कंट्रैक्ट करता है और वो स्क्वीज करता है और ब्लड को ऊपर की तरफ फेंकता है कि ताकि सारा ब्लड नीचे ना आए, और फिर हार्ट को सपोर्ट मिलता है, हार्ट पंप करता है और ब्रेन तक सप्लाई कंटिन्यू मिलता है, ये नॉर्मली होता है। लेकिन यहाँ न्यूरोपैथी हो गया है तो उससे क्या होता है प्रॉब्लम कि लोअर लिम्स में नर्व सप्लाई है वो कंडक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो सारा ब्लड जो है वो नीचे ही आने लगता है, और लोअर लिम्स के वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, ब्लड को ऊपर स्क्वीज करके ऊपर फेंकना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो जैसे ही पेशेंट सो के उठता है तो उसको बोलते हैं पोस्टरल हाइपोटेंशन या ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन हाइपर नहीं हाइपोटेंशन, ब्लड सप्लाई जो प्रेशर से ब्रेन में जाना चाहिए वो नहीं मिलता है,
तो अंधेरा चाहता है, चक्कर आने लगता है। ऐसा हमारे पेशेंट भी बोलते हैं। मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जिनका ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी रहता है, तो ये प्रॉब्लम रहती है। कार्डियक आउटपुट जो रहता है वो ठीक से नहीं हो पाता है, और क्योंकि नर्व्स डैमेज हो रहे हैं। इसी तरह से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, मैंने बता दिया, मोटिलिटी एबनॉर्मल होने लगती है। और जो वेगस नर्व जो आती है, जो हम सबसे बड़ा नर्व वेगस नर्व को मानते हैं, आप सब लोगों ने पढ़ा है, पैरासिम्पैथेटिक मोटर ये नर्व फाइबर्स रहते हैं जो जीआईटी को देते हैं। तो यहाँ पे वेगस नर्व का भी काम खराब होने लगता है न्यूरोपैथी की वजह से। इसीलिए खाना पचता नहीं है, इनडाइजेशन होता है, उल्टी आती है, डायरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, ये सारी प्रॉब्लम होती है। एब नॉर्मल स्वेटिंग होने लगता है, हाइपोग्लाइसेमिक वार्निंग लॉस होने लगता है, सडन डेथ भी हो सकता है। न्यूरोपैथी इतना डेंजरस है। इम्पोटेंस होना बहुत कॉमन हो जाता है ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी में, क्योंकि जो नर्व सप्लाई मेल जेनेटल ऑर्गन में मिलना चाहिए वो ठीक से नहीं मिल पाता है। तो पेशेंट को इरेक्शन का प्रॉब्लम होने लगता है, वो डिक्रीज होने लगता है। उसी तरह से पेशेंट को डायबिटिक फुट इन्फेक्शन होने लगता है, फुट अल्सर होने लगते हैं, और गैंग्रीन होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पैरों में नमनेस आने लगता है, जैसे बाध्यता आ गई है, ऐसा प्रॉब्लम होने लगता है, क्योंकि अब नॉर्मल सेंसेशन होता है, सेंसेशन लॉस होने लगता है पूरा। पेशेंट को लगता है कि वो लकड़ी का कोई तो ऐसे बड़ा सा जो रहता है लकड़ी का टुकड़ा, उसके पैर लकड़ी के टुकड़े हैं उसको, क्योंकि पैर में पता है चप्पल चलते चलते चप्पल गिर गया, पता ही नहीं चलता है कि कब चप्पल गिर गया। और फिर इसको बोलते हैं इनसेंसेट फुट, मतलब वो पेशेंट को इंजरी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि सेंसेशन नहीं मिल रहा, रिफ्लेक्सेस नहीं मिल रहे ब्रेन को। क्योंकि थर्मल, जैसे पैर अगर गर्मी में जा रहा है, धूप है बहुत ज्यादा और पैर से वो जा रहा है, उसको थर्मल मतलब थर्मल जो रिफ्लेक्स आना चाहिए ब्रेन तक, थोड़ा थ्रू असेंडिंग जो नर्व्स रहते हैं, उनसे वो नहीं जा रहा है, ट्रैक्ट से नहीं जा रहा है ब्रेन तक। तो थर्मल इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, ट्रॉमा होने के चांस होते हैं। ब्लीडिंग अगर हो रहा है उसको पता नहीं चल रहा है, खून बह रहा है उसको पता नहीं चलता है, तो उसका सारा सेंसेशन लॉस होने लगता है। कभी कभी बर्निंग न्यूरोपैथी होती है, और कभी कभी शूटिंग पेन होने लगता है। कभी कभी ऐसे लगता है जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, ऐसा भी होने लगता है। कभी कभी हार्ड ग्राउंड पे वो चल रहा है, ऐसे बहुत हार्ड जगह पे चल रहा है, पत्थरों पे, लेकिन उसको लगता है मैट्रेस पे चल रहा है वो, या घास है वहां पे चल रहा है। और कभी कभी इतना पेन होता है, पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि डॉक्टर कितने दिन तक होगा, कितने हफ्ते तक होगा, कितना, और कोई भी पेन किलर काम नहीं करता है, कितने महीने कितने साल बीत जाते हैं। न्यूरोपैथी में इतना शूटिंग पेन, वर्स्ट पेन होता है, कभी कभी लगता है सुसाइड कर लो, इतना ज्यादा पेन होने लगता है। सब बात का प्रकोप होता है। वायु जो है वो विषम है, यहाँ पे कभी पेन होगा कभी नहीं होगा, इसीलिए वायु की विषम गति से। और इसी तरह से बेल्स पाल्सी भी आने का चांस रहता है, शुगर लेवल लो हो जाता है कभी भी, और ब्लैडर के नर्व कम खराब होने से इनकंटिनेंस होने लगता है। ये सारे प्रॉब्लम जो अल्टर्ड सेंसेशन होते हैं उसको बोलते हैं पैरेस्थीसिया, ये कंडीशन होने लगती है। इसी तरह से मैं और कुछ बताऊंगा। अभी मैं चाहता हूं कि आप लोगों में से कुछ बोलिए। डॉक्टर महेंद्र सर, सब डॉक्टर अनुरिता मैडम, आपने डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट देखे हैं क्या? आपका कोई अनुभव है तो कृपया शेयर करिए। डॉक्टर अरविंद सर नहीं आए, प्लीज कुछ बोलिए। अगर आप लोग सुन रहे हैं, महेंद्र सर अगर आप सुन रहे हैं तो कुछ बोलना चाहेंगे डायबिटिक न्यूरोपैथी पे? सर नमस्कार। हाँ, प्रणाम सर। सर वैसे जनरली में इस तरह के जो ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के पेशेंट हैं इस तरह के आते हैं, लेकिन इस तरह के पेशेंट कई बार अपन के इलाज के लिए अपन के पास उपलब्ध नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत ज्यादा सीरियस होती है। लेकिन जो जनरली ये फुट ड्रॉप वगैरह के हैं या हाथों की दिक्कत के हैं या आंखों के हैं, इस तरह के पेशेंट को तो अपन क्लियर करते हैं और उनको तो ठीक भी करते हुए, क्योंकि उनमें तो अपन पहले डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि डायबिटीज कंट्रोल नहीं होने के कारण ही होती है और धातु क्षय ही इसमें मुख्य कारण है। तो पहले हम डायबिटीज के जो उपद्रव है उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट करते हैं और उसको कंट्रोल करके, और अपन जो ये इसमें नर पे जो काम करती है पंचामृत लोकोकुल वगैरह है या फिर व्रतवाद चिंतामणि वगैरह है, इनका प्रयोग करते हैं, और साथ में उसको जो डायबिटीज को जो लक्षण है उसके पेशेंट के उसके हिसाब से उसको कंट्रोल करते हैं। और उस अपन जो न्यूरो संबंधी दिक्कतें हैं उनके हिसाब से उसको बस्ती वगैरह का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि बात का रोग है, क्षय रोग तो निश्चित रूप से है ही ये।
तो उसके हिसाब से इस पेशेंट को, इस तरह के पेशेंट को हम क्लियर करते हैं। और ये जो हाथों का, पैरों का, और कई बार ऐसा होता है कि उसके जो पेट में ऐसा लगता है कि वो बैठा ही नहीं जाता, आगे को झुक जाते हैं वो लोग। तो वो यही होता है कि उनकी जो मसल्स हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं सामने की। और कई बार स्थिति ऐसी होती है कि हाथ पैरों में बहुत तेज दर्द होता है, वो चल ही नहीं पाते, बिल्कुल खड़े ही नहीं हो पाते, बिल्कुल जैसे ही चलते हैं तुरंत गिर जाते हैं। ये उपद्रव अधिकांश पेशेंट में दिखता है, और ये पेशेंट में करीबन 8-10 साल के बाद ये स्थिति अधिकांशतः आती है सर। जी सर, आपने बहुत अच्छा बताया। आदरणीय अनुरिता मैडम, आपने इस पे काम किया, आप कुछ बोलना चाहेंगी? डायबिटिक न्यूरोपैथी पे आपका कोई अनुभव है तो बताइए। डॉक्टर अरविंद सर नहीं है आज, कोई और बोलने वाले हैं तो बताइए, किसी का कोई अनुभव है तो। शशि मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? नहीं तो मैं बताऊंगा अभी। शशि मैडम, आप सर बताइए। अभी आप ही बताओ प्लीज। गुड इवनिंग सर। हाँ, तो अभी क्या है, मैंने पहले पेरिफेरल न्यूरोपैथी बताया। पेरिफेरल नर्व्स में अगर होते हैं तो पेरिफेरल नर्व न्यूरोपैथी, उसमें नमनेस होगा, इनसेंसिटिविटी टू पेन एंड टेम्परेचर होगा, टिंगलिंग होगा, बर्निंग होगा, और प्रिकिंग सेंसेशन होगा, शार्प पेन होगा, क्रैम्प्स आएंगे, और एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू टच, और लाइट का थोड़ा सा भी टच होने पे बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी, बहुत ज्यादा पेन होता है, और लॉस ऑफ बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, ये सब लॉस होने लगता है। मसल वीकनेस होने लगता है, रिफ्लेक्सेस जो रहते हैं वो लॉस होने लगता है, एंकल का जो रिफ्लेक्स है वो लॉस होने लगता है। पेशेंट जब चल रहा है तो वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, और उसी तरह से उसका फुट जो है ना, पैर के जो है वो फुट ना ऐसे क्लॉ फुट हो जाते हैं, या फिर मिड फुट होने लगते हैं, कोलैप्स होने लगते हैं। मतलब वो पैर को पैर के तलवों को भी ठीक से नहीं रख पाते हैं, वो पूरा जॉइंट ही खराब होने लगता है, और इन्फेक्शन होने लगता है, बोन्स तक इन्फेक्शन जाता है, और फिर डायबिटिक फुट ऐसे कंडीशन होने लगते हैं। ये होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल नर्व, जो बाहर की जो नर्व्स हैं वो खराब होने लगती है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे अगर न्यूरोपैथी हो रही है तो वो सारे ऑर्गन जो हमारे कंट्रोल में नहीं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, तो उसकी वजह से हार्ट और ब्लड वेसल खराब होने लगते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने लगता है, यूरिनरी ट्रैक्ट खराब होने लगता है, सेक्स ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं, स्वेट ग्लैंड्स डैमेज होने लगते हैं, पसीना ही नहीं आता है या बहुत ज्यादा पसीना आता है, आईज खराब होने लगते हैं, आंखों की पलकें नहीं खुल पाती है, हमेशा आंखें बंद रहती है, ऐसा हो सकता है, या सेंसिटिविटी टू लाइट ऐसे होने लगता है, लंग्स में प्रॉब्लम होती है, सांस फूलने लगता है बहुत ज्यादा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, और अगर हार्ट और ब्लड वेसल में अगर हो रहा है तो खड़े होने में, बैठने में पेशेंट को लगेगा कि सुन्न हो गया, और चक्कर आ रहा है बहुत ज्यादा, या ब्लैकआउट हो गया, और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जो बोलते हैं, पोस्चरल हाइपोटेंशन, ये होने लगता है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में होगा तो कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से, क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो रहा है। और उसी तरह से एम्प्टी जो रहता है, सॉरी, स्टमक जो रहता है वो बहुत स्लो स्लो एम्प्टी होता है, मतलब पेट खाली नहीं होता, अजीर्ण विलंबिका अलसक जो आयुर्वेद में बोलते हैं, ऐसे होने लगता है। इसको बोलते हैं गैस्ट्रोपैरेसिस, क्योंकि और फिर उसको कंटिन्यू उल्टी आएगी, या फिर वॉमिटिंग होगा, ब्लोटिंग होगा, वो खाना पचता नहीं है, क्योंकि वो वहां पे जो नर्व सप्लाई है वो सब खराब हो रही है। इसी तरह से ब्लड शुगर लेवल है वो भी फ्लक्चुएट होता है, खाना भी अजीर्ण होता है पूरा, उसमें हम आमाजीर्ण, फिर विदग्धा जीर्ण, विष्टब्धा जीर्ण, तीनों सिम्टम हमें दिखाई देते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। अगर ईसोफेगस में अगर हो रहा है न्यूरोपैथी, अगर हो रहा है डायबिटीज की वजह से, तो स्वालो करने में, निगलने में तकलीफ होने लगती है, और फिर उसके बाद में अनकंट्रोल डायरिया होने लगता है, रात को ज्यादा होने लगता है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है तो वेट लॉस होने लगेगा। आंखों का अगर होगा प्यूपिल्स में, तो वो लाइट का सेंसिटिविटी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, पेशेंट देख नहीं पाएगा, उसको ऐसे तकलीफ होगा। वहां पे जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज, अक्यूमुलेटर नर्व है वो डैमेज होता है, फेशियल नर्व डैमेज होने लगता है। मतलब कितना ये खतरनाक बीमारी है जो एक एक नर्व को, मज्जा तंतुओं को खराब कर रहा है, क्षयात्मक भी संप्राप्ति और धातुपाक भी हो रहा है यहाँ पे। इसी तरह से यूरिनेशन करने में तकलीफ होगा, सेक्सुअल फंक्शन में तकलीफ होने लगेगा। तो यह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, और स्वेट ग्लैंड में अगर होगा तो टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि पसीना लाते हैं तो वो टेम्परेचर एक मेंटेन रहता है हमारा, यहाँ पे फिर वो कभी भी फीवर जैसा लगेगा, या शरीर ठंडा पड़ जाएगा, ऐसा होगा। रात को पसीना बहुत आएगा, खाना खाते टाइम बहुत पसीना आता है, नाक से पानी बहने लगता है,
ऐसे कंडीशन होती है। इसी तरह से अगर प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी बोलते हैं कि थाइज में, हिप्स में, बटक्स में, पैरों में पेन होने लगता है, पैरों में वीकनेस आने लगता है, ऐसे चीजें होने लगती है। इसी तरह से कोई एक जगह पे होने लगता है, फोकल न्यूरोपैथी, ये मैं कल बताऊंगा। आज मैं बर्निंग न्यूरोपैथी पे बताता हूँ, जहाँ पे पित्तावृत वात भी बोल सकते हैं, या फिर पित्त का उसमें अनुबंध रहता है। तो इसमें क्या रहता है कि पैरों में जलन होने लगती है। मैंने ऐसे बहुत पेशेंट देखे हैं कि इतना जलन होता है, ऐसे लगता है जैसे कोयला, जलता हुआ कोयला पूरा घुटनों के नीचे पूरा पैर में हो गया है। तो उसमें कारण क्या होता है कि हाई ब्लड ग्लूकोज। पेशेंट जो है ना वो ऐसे दिखाता है कि वो परहेज पाल रहा है, लेकिन वो मैंगो खाएगा, अंगूर खाएगा, 1-1 किलो अंगूर खाते हैं। जो चीज मना किया जाता है ना, विपरीत गुण इच्छाचा, मन भी ऐसे है मनुष्य का कि जो चीज मना करते हैं डॉक्टर की ये मत खाओ, कंट्रोल में, उल्टा पेशेंट और ज्यादा खाते हैं, प्रज्ञा प्राप्त करते हैं। तो हाई ब्लड ग्लूकोज इन ब्लड, फिर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज, एबनॉर्मल ब्लड फैट लेवल, मतलब जो लिपिड प्रोफाइल है वो भी एबनॉर्मल रहेगा। उसी तरह से ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस होता है वो कम होने लगता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम बहुत सारे होने लगते हैं। न्यूरोवेस्कुलर फैक्टर होते हैं जो ब्लड वेसल को, जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, आर्टरीज वगैरह, या न्यूट्रिएंट्स जो नर्व को सप्लाई करते हैं, वो सब ब्लड वेसल्स भी खराब होने, कैपिलरीज खराब होने लगती है। मतलब प्रमेह जन्य कुष्ठ भी होने लगता है, त्वचा, रक्त, मांस, लसिका, ये सब भी दृष्टि होती है, जो कुष्ठ में होता है वो भी होने लगता है। और जो 10 दूष्य बोले हैं कि ओज है, लसिका है, रस है, रक्त है, जो जलीय धातु हैं वो खराब होने लगते हैं। और पानी पानी, क्लेद क्लेद, बहुत द्रव श्लेष्मा, ऐसे जो रहता है वो कंटिन्यू रहता है बहुत दिनों तक। और जो अल्कोहल पीते हैं उनको ये बर्निंग न्यूरोपैथी बहुत रहती है, जो शराब पी रहे हैं। मैंने एक पेशेंट देखे थे जो बहुत मतलब बड़े नेता थे, उनको बर्निंग न्यूरोपैथी था, डायबिटिक न्यूरोपैथी। और इतना शराब पीते थे, इतना शराब पीते थे कि पूरा शरीर जो था वो इतना सड़ गया था, गल गया था, कि उनको पूरा बैंडेज बांधा था पूरे शरीर में, और कीड़े भी पड़ गए थे उनको, इतना तकलीफ हो गया था। तो जो अल्कोहल लेते हैं और विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है, उनको बर्निंग न्यूरोपैथी होती है। इसी तरह से रीनल फेलियर में भी बर्निंग न्यूरोपैथी देखते हैं। डायबिटीज रिलेटेड लिवर, रीनल फेलियर, डायबिटीज रिलेटेड लिवर फेलियर, या पेरिफेरल न्यूरोपैथी रहेगा, गाउटी एरेथ्राइटिस रहेगा। गाउटी एरेथ्राइटिस है लेकिन डायबिटीज भी है, मतलब वातरक्त भी है, प्रमेह मधुमेह भी है। इसी तरह से एथिलेट्स फुट है, और बर्निंग न्यूरोपैथी है। इसी तरह से थायरोटॉक्सिकोसिस, थायराइड ग्लैंड का फंक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट काउंट जो है वो एबनॉर्मल है। फिर ये जो है SLE डिजीज है, HIV इन्फेक्शन है, सिफिलिस है। सिफिलिस भी है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, बर्निंग न्यूरोपैथी है। ड्रग टॉक्सिसिटी है और डायबिटिक बर्निंग न्यूरोपैथी है। लेड पॉइजनिंग है और डायबिटिक बर्निंग न्यूरोपैथी है। या फिर सार्कोइडोसिस है, अमाइलोडोसिस है, ये सारी बीमारियां हैं और डायबिटिक बर्निंग न्यूरोपैथी है। तो जब बर्निंग हो रहा है, आयुर्वेद के हिसाब से शरीर में पित्त का उष्ण और तीक्ष्ण गुण बढ़ा हुआ है ना, और धातु पाक बहुत ज्यादा हो रहा है यहाँ पे। तो हमें पेशेंट का रैंडम ब्लड शुगर करना पड़ता है, HbA1c देखना पड़ता है, HbA1c 3 महीने का जो ग्लाइसरेटेड हीमोग्लोबिन वो कैसे है देखना पड़ता है, विटामिन B12 देखना पड़ता है, LFT करके देखना है, लीवर फंक्शन टेस्ट, नर्वस कंडक्शन जो टेस्ट होता है वो करना पड़ता है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी मतलब मसल्स में उसका जो मायोग्राफी होता है वो करना पड़ता है, किडनी प्रोफाइल देखना पड़ता है, वेनस डॉपलर करके, वेन्स का कैसा है, वेन्स खराब हो गई है क्या डायबिटीज की वजह से, वो देखना पड़ता है, आर्टेरियल डॉपलर देखना पड़ता है दोनों पैरों का, वो देखना पड़ता है। फिर आयुर्वेद के हिसाब से इसको हम बोलेंगे दाह। डायबिटीज है, मधुमेह है, लेकिन इसमें दाह है। तो पित्त के नानात्मक विकार में बोला है। और सर्वांग दहनमिव संताप, मतलब जैसे जला रहे हैं ऐसा संताप हो रहा है। या फिर उसमें मधुमेह है लेकिन पित्त का अनुबंध है, तो यहाँ पे पित्त प्रधान्य मधुमेह, मधुमेह तो वात की तरफ जा रहा है लेकिन पित्त की अनुबंध है ऐसा। तो और वो पेशेंट स्मोकिंग करता है बहुत दिनों से, और फिर अल्कोहल ले रहा है और पित्त वाले सारी चीजें खा रहे हैं, तो बर्निंग डायबिटिक न्यूरोपैथी होगा।
पित्तावृतवात है, रक्तावृतवात है, तो दाह लक्षण मेन रहता है। पाद दाह है, ये हमें दिखता है। तो चिकित्सा में हमें क्या करना है कि अगर बर्निंग बहुत ज्यादा हो रहा है तो हमें दाह की चिकित्सा, पित्त की चिकित्सा तो करनी है, या पित्तावृतवात रक्तावृतवात की करनी है। ज्वर की भी चिकित्सा करनी पड़ती है हमें, पित्त ज्वर की भी चिकित्सा करनी पड़ती है। तो आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे तो आप बोलिए। आपने बर्निंग न्यूरोपैथी के पेशेंट देखे हैं क्या? कुछ बोलिए। डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर भारती मैडम कुछ बोलना चाहेंगी तो बोलिए। सोनी मैडम, वीना मैडम, आपने पेशेंट देखे हैं क्या? बस ये बताइए कि जो जलन हो रही है। चिकित्सा तो हम डिस्कस करेंगे ही। डॉक्टर दिनेश सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर एक पेशेंट है, उम्र है उनकी 58-59। जी। उनको दो तीन प्रॉब्लम थी, एक डायबिटीज है, एक थायराइड है, एक उनको बीपी है। तो हम्म। वो कहते सारा दिन उसको कुछ नहीं होता था, हम्म। सारा दिन वो काम कुम करते रहते थे। द मोमेंट शी लाई डाउन, जैसे ही वो लेटने की कोशिश करते थे, सारा सारा कहते रात को मेरे 3-3 बज जाते हैं, मैं हाथों पैरों को दबाती रहती हूँ, जलन होती रहती है, दर्द होती रहती है। ये टिपिकल केस था जी, डायबिटिक न्यूरोपैथी का ना जी। जी। एक तो मेरे पास एक महान पेशेंट आए थे, उनको डायबिटिक न्यूरोपैथी था, और वो मेरे पास आए और बोले कि अब मेरे को 15 दिन, मतलब उनके दिमाग में था कि मैं 15 दिन में ठीक कर दूं। तो मैंने उनको दवाई दिया तो वो ठीक नहीं हुआ। इतना जल्दी ठीक होता है क्या ये चीजें? मैंने कहा था उनको कि 1-1.5 साल लग जाएगा पूरा ठीक होने में, शुगर कंट्रोल नहीं है आपका। फिर उन्होंने पूरे सब जगह हंगामा करना शुरू कर दिया कि मुझे तो ठीक ही नहीं हो रहा है, कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है। मैंने कहा फिर आप एलोपैथी से करवा लीजिए। वहां तो नहीं, आयुर्वेद से करिए और चमत्कार करिए। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, अगर लेना है तो टाइम लगेगा, है ना। ऐसे बिल्कुल ठीक महान है महान जी, लोग बस आते हैं। हमारे पास सारे महान ही आते हैं जी। हाँ। या शर्तिया पूछते हैं गारंटीड है, तो जी। या फिर ये होता है फटाफट ठीक कर दो जी हमें। हाँ, गारंटी दो आप। हाँ बस, बाकी मैं क्या जितना उससे क्या क्या गारंटी लेके आए हो एलोपैथी वाले से, फिर वो इधर उधर झांकने लग जाते हैं। हाँ, ऐसे ही है। चलिए हम चिकित्सा पे बात करेंगे। अनुरिता मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए। अनुरिता मैडम, थोड़ा नेटवर्क एरिया में आइए। गुड इवनिंग सर, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है, आ रही है, हाँ बोलिए हेलो। बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। एक ही बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन बताई। और हर डायबिटीज पेशेंट इनटू एलोपैथी ट्रीटमेंट, एवरीबॉडी नोज दैट विद इन एटलीस्ट 2 to 5 years ऑफ मॉडर्न ट्रीटमेंट ही बिकम्स डायबिटिक एथेरोस्क्लेरोटिक पेशेंट, और उसके बाद में पेरिफेरल न्यूरोपैथी। किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 7 साल हेतुओं के ऊपर और उसकी केयर के ऊपर होता है। लेकिन मैंने ऐसे क्लासिकल केसेस देखी कि जहाँ पे एम्पुटेशन भी बचा है। आपने जो पित्त प्रधानता बोली, इतना दाह रहता है सर, इतना दाह रहता है तो पैर रख नहीं पाते जमीन पे। तो वहां पे उतना, मतलब HbA1c 13-12, कभी कभी 14, इतना HbA1c रहता है। तो ये सारी चीजें आपने जो प्रैक्टिकली बताई, मैं मेरे बहुत टिपिकल योग की डायबिटीज पे प्रैक्टिस करके मुझे 30 years हो गया अभी। आई डू गिव लॉट ऑफ क्लासिकल थिंग्स, लेकिन उसमें अस्पेसिफिक अगर बोलूँ तो धात्री निशा योग है, क्षीरबला है, भूमियामलकी है, आरोग्यवर्धिनी जैसी आपकी अवस्था है। लेकिन आप ट्रीटमेंट तो बताने ही वाले हैं, लेकिन पर्टिकुलरली अगर आपको एम्पुटेशन बचाना है तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि पथ्यापथ्य के साथ में ट्रीटमेंट के अलावा वहां पे रक्त प्रसादन इतना फास्ट काम करना पड़ता है, तभी आप एम्पुटेशन बचा सकते हैं। इट इज ओनली पॉसिबल इन आयुर्वेदा। या एक जगह पे रक्तवर्धक भी देना पड़ता है, रक्त प्रसादक भी देना पड़ता है, और रक्तपाचक बहुत अच्छा काम करता है इसमें। उशिरासव, चंदनासव, चंद्रप्रभा, ये सारी चीजें। और मेरा फेवरेट योग जो है वो धात्री निशा योग एंड गुरुची, पटोल एंड क्षीरबला। इसका क्वाथ मैं बहुत हाई ग्रेड पे यूज करती हूँ, क्योंकि आपने जैसे बताया वैसे पित्त का जो तीक्ष्ण और उष्ण गुण है उसके ऊपर तिक्त रसात्मक बहुत अच्छा, शीत वीर्यात्मक बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड अगर आप पत्र पोटली, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है तो पत्र पोटली स्वेद और उसके साथ में क्षीरबला का बस्ती देते हैं, अपान के ऊपर काम करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है सर। बहुत क्लासिकल केसेस हैं। और इवन जो विद्रदी जन्य जैसी अवस्था हमारे इसमें दूषित प्रण और विद्रदी की अवस्था है, जो प्रमेय में बाद में पिटिकाएं वगैरह बताई है, उस इसमें भी आपको दैट इज पेरिफेरल नेफ्रोपैथी न्यूरोपैथी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वुंड बिकॉज दैट इज बीइंग नेग्लेक्टेड। ऐसे भी देखा गया कि भाई छोटा सा कोई चीज लग गया है और बाद में वहां पे घाव होता गया बिकॉज उसको सेंसेशन नहीं था, तो वो कट गया, वुंड हो गया,
बाद में वो हील नहीं हो रहा, हील ना होने की वजह से वहां पे सेप्सिस नहीं होना, तो ऐसी भी कंडीशन इसमें पाई जाती है। बाकी सर आपने बहुत अच्छा बताया, थैंक यू वेरी मच। जी, अरविंद सर नहीं आए ना? अरविंद सर पता नहीं कहाँ गए। और कोई बताइए, भारती मैडम, जितेंद्र जी, आपने देखा है पेशेंट, कुछ बताइए, आपका अनुभव बताइए। हाँ भारती मैडम बताइए। हाँ हेलो सर, गुड इवनिंग। आपने बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेटिव बताया है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट 64 ईयर ओल्ड 30 पेशेंट था, और उसको तो 20 साल से डायबिटीज है, और उसको बिग टो में एक अनहील्ड अल्सर हो गया है। तो और बाकी उसको एज कम्पेयर टू लेफ्ट फुट, राइट फुट में सेंसेशन थोड़ा सा कम ही है, और रिफ्लेक्सेस भी कम है। ये है कि उसको टिपिकल इतना आपने जो दाह के वगैरह या सुप्ति के लक्षण बताए, थोड़े सुप्ति के है, कफावृतवात जैसा ही है, और प्लस ये डायबिटिक अनहील्ड वुंड है। तो अभी उसके ऊपर ट्रीटमेंट चल रही है। आई विल टेल द रिजल्ट आफ्टर तो 15 क्या डेज मेडिसिन क्या दे वगैरह। रही है? विच ट्रीटमेंट यू आर गिविंग? ट्रीटमेंट तो अभी उसको वुंड केयर के लिए जो भी है अपना त्रिफला क्वाथ से रावन करके लातादी तेल का पीछू रखना, और मैंने उनको थोड़े दिन के बाद, मतलब थोड़ा तुरंत अभी नहीं, लेकिन जलोकावचरण भी सजेस्ट किया है। थोड़ा मैंने सोचा पहले शरीर में जो क्लेद है वो थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि उनका शुगर लेवल जो एलोपैथी के हिसाब से था वो ज्यादा ही था, जैसे मैडम ने अभी कहा है। HbA1c भी नियर अबाउट 10-11, और शुगर फास्टिंग पीपी ज्यादा है। तो उसके ऊपर भी मैंने अभी पटोलादी गन का ही काम चलाया है, रक्त पाचक के हिसाब से। अभी रक्त प्रसादन के लिए और ये सब देने का आरोग्यवर्धिनी वगैरह दे रही हूँ। अभी आएगा पेशेंट तो फिर बाद में रक्त प्रसादन और जलोकावचरण का सोचा है, लेकिन है उसको काफी आराम तो है पहले से। पेशेंट इज फीलिंग बेटर। कफावृत वात के लिए, सुप्ति के लिए आपने क्या दिया है? हाँ उसको एक्चुअली आपने जैसे कहा था उसमें उसको प्रीवियस हिस्ट्री में ड्रिंक करना, या अभी भी वो ड्रिंक तो करता ही है भी फैटी, और ये तो भुनिम्बादी काढ़ा भी दिया है उसको। और क्योंकि उसको टिपिकल यहाँ अपना जो अपर अम्बाइलिकस में पेन है, पीड़ना तत्व था यहाँ पे, पित्ताशय का जो साइट है वहां पे। तो मेरे ख्याल से उसको अभी मैंने यूएसजी भी सजेस्ट तो किया है, क्योंकि टिपिकल उस टाइप से पित्ताशय के जो अश्मरी है वैसे ही कुछ लक्षण दिखाई भी देते हैं। बर्पिंग है, कभी कभी पेन भी ज्यादा हो जाता है उसके साथ में। तो इसके लिए मैंने भुनिम्बादी भी लगा दिया है, और उसके बाद में 8 दिन के बाद जब पेशेंट आया था तो महातिक्तक घृतम भी दिया था दोनों, और पटोल भी दिया है, पटोलादी टैबलेट दिए हैं, और रसायनवटी भी दी है। देखते हैं अभी। ये नहीं, मैंने कुछ ज्यादा रस औषधि कुछ नहीं दी है। पेशेंट आने के बाद लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और थोड़ा शायद चेंज करना भी पड़ सकता है। थैंक यू सर। जी। वो तो निम्बादी से उसको इसमें काफी अच्छा रिलीफ मिला है, जी क्योंकि वो रात्रि का खाना लेट खाते हैं, तो इसके कारण उनका फास्टिंग ज्यादा है पीपी के लिए। तो वो सब उसके ऊपर भी काम किया है कि आप 7:30 7:30 बजे तक ही आपको खाना है। फिर 1 घंटे के बाद आपको हो सके तो थोड़ा सा वॉकिंग करो, सुबह जल्दी उठ के दिनचर्या के ऊपर भी काम किया है। डायबिटिक रिवर्सल केसेस में तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है। अभी दोपहर में भी खाना खाने के बाद आराम करना है, 2 1.5 2 घंटा सोना है, आराम किया दिवस वापी है वो तो वो सब उसके ऊपर तो काम करना ही पड़ता है। तो ऐसे सब सजेस्ट तो किया है, देखते लेट्स होप। थैंक जी। यू। अभी क्या है कि इसमें सबसे मेन, अगर ऊपर ऊपर से देखें, संप्राप्ति तो हम जानते ही हैं, ऊपर ऊपर से देखें तो इसमें धातुओं में शिथिलता आई रहती है, क्लेद बहुत ज्यादा रहता है, धात्वग्नि भूताग्नि मंद रहता है ना? कफज प्रमेय से वातज प्रमेय तक ये जा रहा है। तो शरीर जो है वो सड़ रहा है, ऐसा सोचना चाहिए। धातु पाक हो रहा है, नर्व मज्जा तंतु भी खराब हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि पहले तो हमें क्लेद को कम करना है। क्लेद नाशक दवाइयां अगर देखेंगे
तो चंद्र प्रभावटी सबसे अच्छा काम करता है। फिर गोक्षुर आदि गुग्गुल, वरुण आदि कषाय, ये सब देंगे। फिर उसके बाद में हमें धात्वग्नि को अच्छा करने वाली, हम मतलब दीपन पाचन लोमन तो देंगे ही पहले शुरुआत में, फिर क्लेद को नष्ट करेंगे, फिर धातुओं को बल देंगे और पोषण करेंगे। जब बर्निंग अगर हो रहा है तो पित्तावृत वात है या रक्तावृत वात है, ऐसा दाह हो रहा है, या फिर उसमें वात रक्त जैसी संप्राप्ति है, तो उसमें ध्यान में रखते हुए पित्त और रक्त पे काम करने वाली दवाइयां, जैसे विदार्यादि कषाय है, द्राक्षादि कषाय है, गुडुच्यादि कषाय है, बला गुडुच्यादि कषाय है, महारासनादि कषाय है, अमृतोत्तरम कषाय है, प्रभंजन कषाय है, धानवंतर कषाय है, ये सब देंगे। गुडुचि सत्व जो देंगे उससे बर्निंग बहुत काफी हद तक ठीक हो जाता है। दाह प्रशमन गण जो बताया चरक संहिता में, और शुश्रु संहिता में काकोल्य आदि गण बताया, वो हम देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और फिर उस हीलिंग करना है हमें तो नेग्रोद आदि गण है, आरगवद आदि गण है, वो सब देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी देंगे अगर इन्फेक्शन जैसी पैथोलॉजी है, तो सूक्ष्म त्रिफला, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, ये देंगे। इसी तरह से हमें कुछ इंटरनल दवाई पीने के लिए भी देना है, बस्ती भी देना है, क्योंकि वातज है ये, वहां पे हमें वायु के वजह से क्षयात्मक संप्राप्ति है, और वहां पे ब्लड नहीं जा रहा है, वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, क्षय हो रहा है धातुओं का, तो उसके लिए हम लोग शीर वाला तेल का मात्रा बस्ती देंगे। इंटरनली भी देंगे कुछ नारायण तेल, मधु यष्टि आदि तेल, जो यष्टि मधु है वो हील करने में बहुत अच्छा रहता है। और तेल का जब बस्ती देंगे ना, तो वहां पे वायु का जो प्रकोप है, यत्र संघ ख वैगुण्यत व्याधि तत्रोपजयते, जहाँ पे संघ होता है और ख वैगुण्यत तो व्याधि होता है, तो हमें वायु की चिकित्सा तो करनी ही करनी है। इसी तरह से हम लोग शीर बला तेल, उसका अभ्यंग दे सकते हैं। वाताशिनी तेल, इसका अभ्यंग भी, नस्य भी, बस्ती भी। नारायण तेल, यष्टि मधु तेल, शतदौत, आरनाल तेल, केतकी मूलादि तेल, ये सब दे सकते हैं। उद्वर्तन में आरक वदादि गण के औषधियों से उद्वर्तन, क्योंकि वहां पे स्वेट ग्लैंड्स में भी विकृति है, क्योंकि क्लेद को निकालना है, उसको बैलेंस करना है, तो भ्राजक पित्त को अच्छा करना है, तो आरक वदादि गण है, पद्मकादि गण का चूर्ण है, कोल कुलत्थादि चूर्ण है, या फिर चरक संहिता में जो द्वितीय अध्याय है, आरक वद्य अध्याय, उसमें बहुत सारे योग दिए हैं, उनका हम वो करते हैं, उद्वर्तन करते हैं। उसी तरह से इंटरनल दवाइयां देनी है तो वसंत कुसुमाकर रस है, वायु का कोई दिख रहा है तो एकांग वीर रस है, महावाद विध्वंसक रस है, पूर्ण चंद्रोदय है, सिद्ध स्वर्ण मकर ध्वज है, योगेंद्र रस है, पंचामृत लौकुल है, बृहत्वाद चिंतामणि रस है, त्रैलोक्य चिंतामणि रस है, जयमंगल रस है। उसी तरह से बर्निंग है उसको करना है तो प्रवाल पिष्टी है, मुक्ता भस्म है। और शुगर को कम करना है तो गुड़मार का जो चूर्ण है, गुड़मार में नेचुरल इंसुलिन होता है, तो वो हमारे सर का फॉर्मूला है ना, कि गुड़मार है, फिर बिल्व का, कच्चा बिल्व का फल का चूर्ण, और बेलपत्र का चूर्ण, फिर नीम की छाल, नीम का पत्ते का चूर्ण, फिर गोरख चिंच जो मिलता है, गोरख इमली, उसका चूर्ण, फिर पुनर्नवा है, गुडुचि है, और वय स्थापन गण के जो द्रव्य है, या जीवनीय गण के, जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकुली, क्षीर काकुली, मुतपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, अष्टि, मधु, और पटोल है जो तिक्त रसात्मक, किरात तिक्त है, ये सब द्रव्यों का कॉम्बिनेशन देंगे तो वो क्लेद को कम करता है। लेकिन तिक्त रस ऐसे सेलेक्ट करना है हमें कि वायु का प्रकोप ना हो। फिर उसके बाद में पिंड तेल है, मूरीवेणा तेल है, उससे अभ्यंग करना है, नारायण तेल है, वाताशिनी तेल है, और कुछ मतलब शीरपाक की धारा गिरानी है। बर्निंग अगर हो रहा है ना, तो बला शीरपाक का ऐसे धारा गिराना है, तो उससे बर्निंग कम होता है। चंदन का लेप लगाना है, दशमूल शीरपाक का धारा गिराना है, गुडुची शीरपाक का धारा गिराना है, और बस्ती देना है तो माधु तैली की अपना बस्ती, वो हम दे सकते हैं। बलागुडुची आदि बस्ती, शीर बस्ती, और बलागुडुची आदि बस्ती में शहद है, लवण है, सहचरादि तेल है, सुकुमार घृत है, फिर अजवाइन, मदन फल, बेल, फिर कुष्ठ, वचा, शतावा, मुस्ता, पिपली, फिर बलागुडुची, त्रिफला, रासना, दशमूल का काढ़ा, मदन फल, और मासरस। मासरस जो है वो सामान्य विषय से मास की वृद्धि होती है, वो देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। अभ्रक भस्म जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। तो आप लोग इसके अलावा कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं।
मैंने जो बताया इसके अलावा वीना मैडम आप बताइए। सर पेन के बारे में थोड़ा सा बताइए ना, क्योंकि इन मॉडर्न जो है एमिट्रिप्लिन और प्रेग्लाल्बिन ये सारी चीजें जो देते हैं, क्योंकि मैं अश्वगंधा, ब्राह्मी, हरिद्रा ये सारी चीजें गुरुची यूज करती हूँ, लेकिन पर मुझे प्रिकिंग पेन रहता है और बहुत स्ट्रांग पेन रहता है। तो मॉडर्न के जो नर्व पेन वाले ये ड्रग्स है बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट करते हैं, लेकिन लोगों को आदत रहता है। तो ऐसे कंडीशन में हमने क्या यूज करना चाहिए अपार्ट हाँ, फ्रॉम बत्ती? इसमें अपने ग्रंथों के हिसाब से देखिए, पेन को कम करना है तो बस्ती सबसे श्रेष्ठ है। तो इसलिए हाँ। चरक संहिता में वाग्भट में धान्वंतर घृत बताया है। धान्वंतर घृत इंटरनली खाने को देना है दीपन पाचन करके। और तिक्तक क्षीर बस्ती, एक दिन तिक्तक क्षीर बस्ती, दूसरे दिन हम ये दे सकते हैं तेल का, चंदन बड़ा लाक्षादी तेल, फिर बला अश्वगंधादी लाक्षादी तेल। लाक्षा बहुत अच्छा काम करता है। और यही धान्वंतर तेल ये बहुत अच्छा काम करता है। तेल का मात्रा बस्ती देते जाएं। और मुस्तादी यापन बस्ती, यापना बस्तियां दे तो। और खाने में पंचनिम्बादी चूर्ण है, फिर ये पंच तिक्त घृत गुगुल है, तिक्त रसात्मक। ये पंच तिक्त घृत गुगुल बहुत अच्छा काम करता है। हाँ। हाँ, बराबर बोला ना आपका। हाँ, सर आरोग्य पर ये भोजन अच्छा करता है। मैम आपका आवाज कट रहा है, पेरिफेरल थोड़ा नेटवर्क एरिया में आइए प्लीज। नहीं, थोड़ा नेटवर्क एरिया में आइए प्लीज, आपका हाँ। आवाज कट रहा है। सर पादा करके अगर हम किसी को सुनाई दे रहा है क्या? पादा, पादाभ्यंग सुनाई सर दिया? बहुत तेज बारिश हो रही है। आवाज कट कट के आ रही है सर। और क्या है? ब्रेकिंग वॉइस है मैम, ब्रेकिंग वॉइस है। हाँ, अनुरिता मैडम आप थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आके बोलिए। इसमें रासना सप्तक कषाय है, महारासनादि कषाय है, वर्ण आदि कषाय है, शुंठी बलादि कषाय है। फिर गुग्गुल तिक्तक कषाय जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। गुग्गुल तिक्तक घृतम भी बहुत अच्छा काम करता है। सुकुमार कषाय अच्छा काम करता है। कार्पास इत्यादि तेल है, धान्वंतर तेल है, गंध तेल है। फिर ये सब चीजें बहुत अच्छा काम करती हैं। आभा गुगुल है, लाक्षा गुगुल है, रासना गुगुल है, कैशोर गुगुल है, व्योषादि गुगुल है, कांचनार गुगुल, बहुत सारे हमारे पास द्रव्य हैं। वीना मैडम आप बोलिए प्लीज। वीना मैडम। हाँ सर, मैं संतर्पण या अपतर्पणोत्थ जो दोनों में भी मैं तिक्तक क्षीरबस्ती यूज करती हूँ। और उसके साथ में रसायन वटी अमलकी है, हरिद्रा है, उसमें शिलाजीत है और अमृता है। और एक मेहनाशक क्वाथ मैं देती हूँ, अमृता, त्रिफला, चिरायता, खदीर, असाना, जम्बू बीज, गुड़मार, कुटकी और कड़ुनिम्ब, अर्जुन और नागरमोथा। असाना भी रहता है उसमें, इसका क्वाथ देती हूँ। और तो मुझे रिजल्ट मिलते हैं। मगर मैं बस्ती तिक्तक्षीर बस्ती बहुत दिन तक देती हूँ सर। बस इतना ही कहना था। हाँ, आपने बहुत अच्छा बताया। और कोई कुछ बताना? शिलाजित रसायन जो है, रसायन विधि से शिलाजित जो है वो धातुओं में बल प्रदान करता है, क्लेद को भी और इसके लिए तो सबसे अमृत के समान है। उस तरह से चरक संहिता में रसायन अध्याय में जो बताया लोहादि रसायन, ताम्रादि रसायन, लौह रसायन जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। ताम्र और जो धातु के रसायन है वो बहुत अच्छा काम करते हैं। जी, आप कुछ और बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। शशि मैडम कुछ बोलिए सर धीरे धीरे। हम ना इसको नंगे पैरी ना, जो पहले अब तो टाइलों वाली सड़कें बनने लगी ना, पहले बनती थी जो बजरी और उसकी लुक की ना, तो उस पे हम सैर करवाते हैं कि उसके ऊपर नंगे पैर चलो थोड़ा सा ना, जी ताकि वो चुभे थोड़ा 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 उसकी ना, जैसे एक्यूप्रेशर नहीं होता जी। उसके हिसाब से भी, यदि थोड़ी मात्रा में हो तो उससे भी फायदा हो जाता है। लेकिन जब जहाँ तीव्र अवस्था हो जाए तो उसमें शायद फायदा ना करे। लेकिन जी हम तो यही पेशेंट को बोलते हैं कि सैर करो नंगे पैरी ना।
और ना ऐसे तो देखा जाए तो पहले के जमाने में ये सब बीमारियां नहीं होती थी, क्योंकि लोगों के पास कुछ साधन नहीं होता था, गाड़ी नहीं होती थी। तो लोग कितने 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर चलते थे, पैदल चलते थे, साइकिलिंग करते थे। बहुत शारीरिक वर्क बहुत होता था। आजकल नहीं हो रहा है, इसलिए ये बढ़ रहा है ये सब। हाँ बोलिए सर, बोलिए। ये अनुरिता में मुझे पादाभ्यंग विद दशमूल तेल, तक्रोदय शीर कुर्च शीर मर्म स्टिमुलेशन, तल हृदय और क्षिप्र मर्म कुर्च शीर मर्म स्टिमुलेशन, और तल हृदय कुर्च मर्म स्टिमुलेशन, बाहवी यानी मर्म स्टिमुलेशन फ्रोजन शोल्डर। ये सब मैम बता रही है, चैट बॉक्स में लिखा हुआ है। तो और कोई कुछ बताना चाहे तो कोई बताइए। हमारे यहाँ मरम मरम वगैरह जिनको आता हो कोई बता दें, कोई पॉइंट्स वगैरह बता दें जरा, शशि किसी को मैडम, आता हो आप कुछ तो। बोलना चाहेंगी? मर्म बताइए थोड़ा। शशि मैडम, अगर डायबिटिक फुट ना हो उसके लिए कौन से मर्म करना चाहिए? सर जो पैर के मर्म है मेनली वो करने की जरूरत है। वैसे तो डायबिटीज के लिए मेनली इंद्रबस्ती मर्म के लिए करते हैं, आप क्योंकि दिखा इंद्रबस्ती सकते हैं मर्म। क्या? आप दिखा सकते हैं क्या? जी सर। पहले मैं स्पॉटलाइट करता हूँ। इंद्रबस्ती मर्म का कुछ नहीं है, जैसे आपका एल्बो जॉइंट है ना, तो इससे आपको जाना है 4 अंगुल नीचे, और उसी तरह जो आपका नी जॉइंट है उससे 8 अंगुल नीचे जाना होता है। तो एक तो ये चीजें हैं। अब जैसे क्षिप्र मर्म की बात अगर करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे पैर का अंगूठा है ना, और ये मतलब ये अंगूठा हो गया मान लो पैर का, और ये फर्स्ट फिंगर है, तो यहाँ पर जो है जगह उसको करने की जरूरत है, तो क्षिप्र मर्म हो गया। फिर आएंगे एंकल ज्वाइंट के बाद में, तो वहां पर गुल्फ मर्म है, और फिर इंद्रबस्ती मर्म हो गया, फिर जानू मर्म हो गया। प्रॉपरली मैं वीडियो इस तरह डाल दूंगी, क्योंकि इतना हो नहीं पाएगा एक्चुअली जिस तरह के मैंने डाले हुए हैं। हाँ, और और आसन और प्राणायाम कौन सा करना चाहिए? सर आसन और प्राणायाम की अगर डायबिटिक पेशेंट का कहेंगे तो डायबिटिक पेशेंट के लिए बेस्ट जो होता है अर्ध मस्तेंद्र आसन करना होता है। बट अर्ध मस्तेंद्र आसन हर कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि वो डायबिटीज के लिए मैंने रिकमेंडेड ही है। और जितने भी आगे झुकने वाले आसन होते हैं तो उसमें क्या होता है कि पेट बहुत बढ़िया हो जाता है। चाहे आप उसमें आप समझो कि बालासन वगैरह करते हैं जो है, और पूरा पूरा मतलब एक तो अर्ध मसेंद्रासन हुआ ही है, साथ में जितने भी मतलब टोटल एंटी रूमेटिक ग्रुप में सेकंड पार्ट जो होता है एब्डोमिनल ग्रुप के आसन वो सारे करने चाहिए। वॉक वगैरह का तो बहुत है ही। और जो भी ब्लैडर पर काम करने वाले या केयूबी सिस्टम का है, जैसे सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तासन, उष्ट्रासन, तो ये 4 का पूरा सीक्वेंस है जो लोअर एब्डोमेन पर काम करते हैं। और नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा रहे तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि सबसे बड़ी जो जरूरी चीज होती है, अगर हम ऐसे सोचें कि बॉडी में हमेशा कोई भी बीमारी होती है, जो कंसेप्ट है योगासन वगैरह में कि बॉडी में 2 ही तरह का होता है कि एक तो ब्लड का एसिडिक नेचर होता है या एल्कलाइन नेचर होता है। और डायबिटीज और सीए के केस में बोलते हैं मोस्ट एसिडिक बीमारी है। मतलब सिंपल सा समझो कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, मीन्स हमारा इनहेलेशन अच्छा नहीं है और एक्सहेलेशन सही नहीं है। तो क्योंकि एक्सेल बहुत फास्ट हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से निकल जाएगी, और सॉरी एक्सेल स्लो होगा। इनहेल बहुत फास्ट होना चाहिए तो अच्छे से ऑक्सीजन ले सकिए और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी का सही से निकल सके। तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन की प्रोसेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। कुंभक आपकी जितनी कैपेबिलिटीज है उतना करिए, बट इनहेलेशन एक्सहेलेशन और बहुत जोर दीजिए, क्योंकि कुंभक फोर्सफुली नहीं किया जाता। जितना नेचुरली आप कर सकते हो उतना करिए, धीरे धीरे करके वो चीजें बढ़ती जाती है। तो प्राणायाम बहुत करना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम से बेहतर ये हो जाता है कि पूरा नाड़ियों का शोधन हो जाता है, या सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि ब्लड का जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस है वो निकल जाता है। तो प्राणायाम करेंगे। थोड़ा सा डायबिटिक पेशेंट के या डायबिटिक न्यूरोपैथिक है, जहाँ पर न्यूरोपैथी कर दिया वहाँ पर सिंपल सी बात है कि ब्रेन जरूर इन्वॉल्व हो गया, और ब्रेन इन्वॉल्व हो गया तो ब्रेन के लिए बहुत सूदिंग प्राणायाम की अगर मैं बात करूँ तो भ्रामरी बहुत अच्छी होती है, शवासन बहुत अच्छा होता है, तो भ्रामरी और शवासन करना ही करना है। तो सांस की एक्सरसाइज मतलब कि प्राणायाम वाला पार्ट जो होगा, अनुलोम विलोम चाहे चंद्रवेदी कर लो चाहे सूर्यवेदी कर दो, डिपेंड ऑन द कंडीशन की आपके बीपी की क्या कंडीशन है। या मर्म की बात कर लो तो तल हृदय मर्म का स्टिमुलेशन हो गया, हस्तबद्ध पक्ष मुद्रा हो गई। क्योंकि सब तो आपका जितना सही होता है, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम सोचे, अगर आपका सत्व अच्छा है तो आप हर बीमारी या हर कंडीशन से निकल पाते हो। अगर आपका सत्व सही नहीं है तो आप किसी भी सिस्टम से नहीं निकल पाते हो। तो प्रॉपरली सारी चीजें करनी पड़ती है, एक पर्टिकुलर हम कहें तो वो चीजें नहीं होती हैं। आपको प्राणायाम भी करना पड़ेगा, आपको आसन भी करने पड़ेंगे, आपको अगर सोचोगे तो मर्म वगैरह के स्टिमुलेशन है, वॉक आपको करना ही करना है। आहार के केस में बहुत ज्यादा ख्याल रखना ही है। और मेनली जो क्लेद पड़ा हुआ, क्लेद का पूरा पचन होना चाहिए, तो उस हिसाब से सारी चीजें
फास्टिंग करना है। फास्टिंग का वो नहीं है कि जैसे एलोपैथ वाले बोलते थे ना हर 2 घंटे पर कुछ खाना है, तो ये कंसेप्ट मत रखिए। जब तक आपको बढ़िया भूख नहीं लगती है कुछ मत खाइए पीजिए, उस बात का ख्याल रखिए। जो खा रहे हैं पच रहा है कि नहीं पच रहा, आपकी बॉडी में कितना आम है और कितना पुराना आम है, उस हिसाब से थोड़ा सा रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। कोई अगर मैं कहूँ मधुमेह है, तो मधुमेह हमारे आयुर्वेद के हिसाब से वातज प्रमेह में आ जाता है, और वातज प्रमेह को चरक जी ने असाध्य बोला ही है। तो असाध्य होता ही है मीन्स ऐसा नहीं होता है कि असाध्य होने का मतलब हम चिकित्सा नहीं करेंगे, हम चिकित्सा करेंगे, लेकिन आप अगर पथ्य का पालन सारी चीजें करते हैं ना, कहते हैं पथ्यम की औषधम, तो अगर पथ्य पालन करते हो तो औषध का अमाउंट बड़ा कम हो जाता है। लेकिन अब आज की डेट में औषध की जरूरत इसलिए ज्यादा हो गई कि हर इंसान बहुत अच्छे से पथ्य का पालन नहीं कर पाता है, पर कोशिश करिए जितना ज्यादा पथ्य का पालन कर सके। अलग एक्टिविटीज करिए विदाउट मेडिसिन वाली, मतलब प्राणायाम योग वगैरह जरूर करिए, जिससे धीरे धीरे करके ब्लड प्यूरिफाई हो जाए, और जैसे ही ब्लड प्यूरिफाई होना शुरू हो जाएगा तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे। जी सर, थैंक यू। और क्या है कि मधुमेह है, इसमें शुगर बंद कर देते हैं। आयुर्वेद बोलता है कि क्षयात्मक संप्राप्ति है, तो पूना के वैद्य लोग तो बूंदी के लड्डू भी खिलाते हैं, क्योंकि वायु को बैलेंस करना है, इसलिए मधुर रस देना है। लेकिन शुगर भी बहुत ज्यादा नहीं हो, लेकिन मधुर रस थोड़ा देना है। और षड रसाभ्यास बल करा, ऐसे बोला है। वहां पे जी क्षय को सही। हमें ठीक करना है, तो ब्रीहण भी करना बहुत जरूरी है। अनुरिता में बोले कपाल भाती बहुत जरूरी है। उसी तरह से सर लेप एक्चुअली कल्पना। मैम हाँ ने जो बताया उन आसना के साथ में पर्टिकुलरली हमारे यहाँ पे जेंट्स लोगों में पेरिफेरल गर्ल्स बहुत रहता है। पैनक्रियाटिक स्टिमुलेशन के लिए अगर आप 30 मिनट तक कपालभाति अच्छे से करते हैं, अच्छे से, और उसके साथ में प्राणायाम, देयर इज नो डाउट यू विल इंक्रीज विद योर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम योर पैनक्रियास। और दूसरी चीज इसमें पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, भद्रासन, सुखासन, ये सारी चीजें अगर रेगुलर इसमें रखेंगे तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी से भी रिवर्सल है। सादा जो सिंपल आसना है वो अगर रेगुलर करते तो मेन सर्कुलेशन घूमता है, और सर्कुलेशन घूमने के बाद में जब आप विशिष्ट आसन को 31 सेकंड तक कोई भी धारण करते हैं, तो इन एनाटॉमिकल लैंग्वेज यू इंक्रीज विद योर लिम्फेटिक ड्रेनेज। एक बार आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज ये करके आपका टॉक्सिन्स लेवल ड्रेन आउट होने लग गया, ड्रेन आउट होने के बाद में वहां पे वेन्युलर सर्कुलेशन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाने लग गया, और ऑक्सीजनेशन करने के लिए अगर आपने आसना किए, आपने सिर्फ एक आसन है सर्वांगासन जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए डायबिटिक पेशेंट में, लेकिन आप विपरीत करनी कर सकते हैं, मतलब किसी भी दीवार के वहां पे खड़े रह के आपने, क्योंकि कुछ लोगों को मत्स्येंद्रासन या अर्ध मत्स्येंद्रासन नहीं जमता है, तो सिंपल वाले आसनास में भी आप जो दीवार की तरफ पैर ये करके 90 डिग्री एंगल से पीठ करके, तो उससे सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। इन एडवांस आपको बिफोर हैंड तो करना ही चाहिए, लेकिन अगर आपको पता चल गया कि भाई अभी वो जिसे बोलते हैं कि गैंग्रीन के लिए करने, तो क्या एक गैंग्रीन के लिए एम्पुटेशन करने के बाद में डायबिटीज रुक जाता है? बिल्कुल भी नहीं, आपको रूट कॉज पे काम करना ही पड़ता है। एक तो उस डायबिटिक वुंड को बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख के आपको, जैसे सूक्ष्म गंधक रसायन बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। आई हैव रिवर्स लॉट ऑफ, आई हैव इतने सारे एम्पुटेशन मैंने बचाए, आई नो, मतलब काउंटिंग भी नहीं है मेरे पास में। बस ये है कि आपका विश्वास, आपके स्टेप्स, और ये जो चीजें है जैसे मैडम आसना बताती, मर्मोथेरेपी बताती है, बाकी के आज मैं फॉलो करती हूँ, तो मुझे मालूम है ये रेगुलर हैबिट में डाल देना चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मेन वहां पे जो अपने कफज संप्राप्ति वातज की तरफ जाती है, तो वहां पे वात के ऊपर सर्वश्रेष्ठ मतलब आपका प्राणायाम और जो दीर्घोश्वास है बहुत अच्छे से कार्य करता है अलॉन्ग विथ मेडिसिनल थेरेपी। वाह वाह अनुनीता मैम, डॉक्टर अनुनीता जी, कितना अच्छा विपरीत करने का आपने बोल दिया, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है विपरीत करने का भी। मैडम मेरा चैनल पे मैं जो भी कस्टमाइज योगा एंड आयुर्वेद एंड एनाटॉमिकल एस्पेक्ट से ये करती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को भी मैं वैसे ही सिखाती हूँ, क्योंकि मेरे पास में दोनों स्टूडेंट्स हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम पेशेंट के बारे में सोचते हैं। हम खुद अगर करने लग जाए ना मैडम, अपने आप अपने को पता चलता है कि कितना सुंदर इलास्टिसिटी बढ़ता है, या सर्कुलेशन बढ़ता है, या रक्त प्रसादन अच्छा होता है, एंटी एजिंग मिलता है। आई एम वर्किंग ऑन एंटी एजिंग रिजल्ट्स ऑफ योगा एंड आयुर्वेदा, बहुत सुंदर रिजल्ट मिलता है। बस लोगों ने वो फॉलो, फ्री में है तो करते नहीं है ना, 20-30 मिनट्स इन्वेस्ट करने हैं, वो भी नहीं करते हैं। हाँ करेक्ट। सर एक मंडूक आसन भी इसलिए काफी अच्छा होता है जी। वही शशि जी ने बोल दिया, बालासन वही। अच्छा सर अच्छा। मैं एक बार फिर से बताती हूँ आपको, एक्चुअली देखो बुक से ही बता देती हूँ एकदम क्रिस्टल क्लियर। जो मधुमेह में अर्धमत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तासन, नौकासन, चक्रासन, हलासन, वज्रासन, भुजंगासन,
शीर्षासन उड्डयन बंद और नाड़ी शोधन प्राणायाम है। और जहां तक रही है सर्वांगासन की, तो सर्वांगासन को जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है उनको है कि जिनको ईएनटी की प्रॉब्लम है, आंख कान या हृदय का रोग है, अगर हार्ट डिसीज होता है डायबिटिक पेशेंट को, तब सर्वांगासन करना मना होता है। अदरवाइज डायबिटिक पेशेंट को कहीं पर भी इंडिकेशन नहीं है कि सर्वांगासन करना मना है, या जिनका बीपी ज्यादा रहता है तो उन दोनों के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। क्योंकि होता है क्या है कि इसमें फ्लो जो होता है, सर्वांगासन का सिंपल सा कंसेप्ट है जो वो योगा करते हुए, वो है कि ब्लड फ्लो ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि सारा फिल्ट्रेशन का वर्क करना है हार्ट को मेनली, वहां पर किडनी वाला कंसेप्ट नहीं चलता है। होता है कि मेन आशय क्योंकि हार्ट है तो उसी में चीजें आ करके उसमें मिलनी है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो कुछ भी हिसाब किताब बनना है। तो सर्वांगासन का ये चीज है, पहली बात है। दूसरी बात है भुजंगासन वगैरह करते हैं, तो भुजंगासन से पूरा सिस्टम जो है, जैसे न्यूरोपैथी वगैरह के केस में अगर आप सोचोगे, या जहां पर भी आपकी रिब्स है, वर्टिब्रा वगैरह है, जो इस तरह का मतलब पीछे का बैक रीजन का जितनी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि ऊपर से ब्रेन से जो कुछ भी आ रहा है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ट्रेवल हो रहा है, सिंपल कंसेप्ट से अगर हम समझते हैं। तो वहां पर हर चीज हम लोग चूंकि आगे झुकते हैं, कोई भी काम करना होता है पीछे नहीं झुकते हैं, तो हमारी वर्टिब्रा की एक आदत बन जाती है, सब कुछ फॉरवर्ड बेंडिंग होता है। इसलिए चाहे आप भुजंगासन करते हो, तो चाहे आप नौकासन वगैरह करते हो, हालांकि नौकासन में आगे का झुकना होता है, लेकिन भुजंगासन का मेनली पीछे का झुकना होता है। शीर्षासन तो बहुत रेयर ही रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि शीर्षासन अगर आप कम उम्र से कर रहे हो तो ठीक है। जैसे मैम ने कहा कपालभाति, कपालभाति बहुत बढ़िया काम करता है मैम, अदरवाइज नहीं लीजिएगा मेरी बात को। कपालभाति के केस में क्या होता है कि कभी भी एक इंस्ट्रक्टर के उसमें करिए, सुपरविजन में, अपने मन से जब लोग कपालभाति करना शुरू करते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि किस तरीके से चलाना है मसल्स को, और उसमें कई बार हर्निया वर्निया होने के चांसेस रहते हैं। आफ्टर 40 अगर करना शुरू कर रहे हो तो फिर बहुत ज्यादा प्रिकॉशन रखने की जरूरत होती है, क्योंकि बिफोर 40 तो आपकी बॉडी की जो मसल टोन है वो बहुत अच्छी होती है, आफ्टर 40 मसल टोन उतनी अच्छी नहीं रह जाती, तो उस वक्त बहुत ज्यादा ख्याल रखने की बात हो जाती है। हलासन वलासन बड़े आराम से हो जाता है, हालांकि जिनकी बॉडी में अगर बहुत स्टिफनेस है, आर्म बहुत ज्यादा होगा, तो ऐसे लोग के लिए हलासन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ये सारे एक पूरे सिस्टम में बने हुए हैं कि जैसे जब हम सर्वांगासन करते हैं तो सर्वांगासन के बाद पीछे बॉडी को करते हैं तो वो हलासन हुआ, फिर हलासन का काउंटर पोज पश्चिमोत्तासन होता है, और लाइट पश्चिमोत्तासन कोई का भी काउंटर बंद पोज जो करते हो होता है एक्स्ट्रा, सुप्तासन होता है। तो ये पूरा एक लाइट कंसेप्ट होता चलने है। दे, एक तो लाइट ये बंद मैंने कर। हमारी एक नेचुरोपैथी की हाँ, बुक थी, तो मतलब वहां पर योगा वाला पार्ट है, तो उसी से मैंने बता दी कि मधुमेह के केस में इतने सारे आसन करने। मैडम सर्वांगासन आपने जो बताया, हर डायबिटिक पेशेंट से पहले साल में प्लेन डायबिटिक होता है, सेकेंड ईयर से वो अथेरोस्क्लेरोटिक और हार्ट का पेशेंट या हाइपरटेंशन का पेशेंट बनता ही है। दूसरी चीज, जो मॉडर्न के ड्रग्स जो कि सिस्टमेटिक इसमें 8 से 12 घंटे जो काम करते हैं, वो सीधा जो उनके रिसेप्टर्स है उस पर काम करने की बजाय वहां पे हाइपो में जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वो मॉडर्न ड्रग्स पे रहते हैं। और मेरा जब मैं किसी को आसन या ये बताती हूँ, तो मैं मेरे वीडियो भेजे बगैर या उसने पूरी तरह से ट्रेनिंग लिए बगैर उसको अकेले ऑन द स्पॉट अपने इससे करने के लिए बोलती ही नहीं हूँ। लेकिन जितना साइड इफेक्ट वाले मेडिसिन इंसुलिन लेके लोग साइड इफेक्ट झेल रहे हैं, उसकी बजाय आसन का कुछ नहीं हो तो दीर्घ श्वसन प्राणायाम, और उसके साथ में लॉन्ग स्ट्रेचेस, मतलब सिंपल सिंपल पोजेस, कैट कैमल पोजेस है या भुजंगासन है, या हमारा जो भी मंडूकासन और या बालासन, मंडूकासन नहीं जमता है तो बालासन, ये सिंपल चीजें भी करते हैं, तो बेसिक उसका सर्कुलेशन घूमना और लिम्फेटिक ड्रेनेज अच्छा से होना, ताकि उसका डिटॉक्सिफिकेशन खुद ब खुद हो। वो द्रव्य चिकित्सा के लिए जब तक अपने पास में नहीं आता है तब को उसको ये भी रिजल्ट मिलते हैं, तो भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी में रिजल्ट बहुत अच्छे दिखते हैं। फिर बाकी तो आप है ही, बहुत अच्छी चीजें बताती हैं आप। सो सी दैट कि यू ऑलवेज टेक केयर ऑफ कि ये कंपल्सरीली कराना ही है। लेकिन अंडर आवर गाइडेंस मैं यूजुअली मेरे वीडियोस बना के कस्टमाइज वीडियोस देती हूँ, जैसे पेल्विक के लिए, गायनेक के लिए, डायबिटिक के लिए, हार्ट के लिए, तो वैसे हमें करना है। किसी ने भी अपने मन से गलत किया तो उसका दुष्परिणाम ही होना है। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। अब हम सर रात को 9। छोटी सी सर एक शंका है हाँ, सर, एक यहाँ पर रील में बहुत आता है जी, विश्व स्वरूप चौधरी साहब आते हैं बहुत जी, वो जी। बहुत ज्यादा फ्रूट खिलाते हैं जी डायबिटिक वालों को, असल में सच्चाई क्या है जी उसमें? मुझे उसका मैं कैसे बता सकता हूँ? फ्रूट खिलाने से क्या होगा मुझे नहीं वो पता। कहते जी शुगर नहीं बढ़ती जी उनसे, जितना मर्जी फ्रूट खाओ जी। किस चीज का जूस उनका पिलाते हैं? वो कहते जी आम खाओ चाहे जो मर्जी खाओ जी, जैसे मर्जी, फ्रूट्स मतलब खिलाते हैं, फ्रूट्स। यदि 70 किलो है तो आप 700 ग्राम सुबह खाली पेट फ्रूट खाइएगा। पता और नहीं। एक वो उनके पास हिम्स का उन्होंने खोली चेन खोली है उन्होंने हॉस्पिटल्स की,
उसमें 40 डिग्री में, यदि ये जख्म कोई नहीं है तो 40 डिग्री में वो गर्दन को छोड़ के बाकी उसमें लिटाते हैं। तो इससे एक 41 भी नहीं होना चाहिए, 40 डिग्री में वो लिटाते हैं। तो उसमें शुगर का, किडनी का, तो इसके उसका ट्रीटमेंट करते हैं जी। तो इसके बारे में किसी को जानकारी है? क्योंकि हम तो इसमें ये पंगे सर, नहीं लेते। हाँ, नेचुरोपैथी के सारे कंसेप्ट हैं सर। अच्छा जी। मैडम सिंपल सी बात है, आपका नाभि जो है स्थान, वहां से नाभि प्रभव सिरा, नाभि प्रभव धमनी, उसके ऊपर जब भी आप 40 डिग्री के इसमें करते तो आपका इन डायरेक्ट इन वे में अर्ध नौकासन ही होता है, लेकिन विपरीत होता है। और दूसरी चीज, वहां पे स्टिमुलेशन मिलता है तो ऑटोमेटिकली पैंक्रियाटिक एंजाइम्स एंड डाइजेस्टिव जूसेस। दूसरा, आपने फल के बारे में बोला, ट्राई टू अंडरस्टैंड आपका सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन, आपके शरीर के अंदर जाने वाला खाना, पानी, विचार और उसके साथ में हवा है। अगर आप उसमें से फिल्टर्ड वे में नेचुरल ऑर्गेनिक मैक्सिमम ऑक्सीजनेटेड, जैसे हम हवा के बारे में सोचते हैं, वैसे अगर ऑर्गेनिक फल आपके पास में जा रहे हैं तो उन फलों के रस के ऊपर उस सारा न्यूट्रिटिव कंटेंट, क्योंकि डायबिटीज में देखिए सारी चीजें न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भी जाती है। विटामिन डी कम रहता है, विटामिन B12 कम रहता है, देन देर इज वेरी शॉर्टेज इन टू क्रोमियम पिकोलेट करके। तो काफी सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट केस में नेचुरोपैथी में इन सारी चीजों का इस्तेमाल होता है। जो लोग फल के जूस पे रहते हैं, वो जो कृतान्न है, बनाया हुआ अन्न है, उसको बंद कर देते हैं। उसकी वजह से स्वरस फॉर्मेट में अग्नि दीपन बहुत अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि वो जो भी है जलीय इसे, लेकिन वो वातिक डायबिटिक होना चाहिए। कफज संप्राप्ति या कफज ग्रहणी दृष्टि जहाँ पे, वहां पे वो प्रमेह में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए हमेशा पेशेंट को देख के, सबके लिए वो रूल फॉलो नहीं होता है। और दूसरा, फल के रस के लिए कोई दिक्कत नहीं है अगर वो ऑर्गेनिक हो तो। छिड़काव वाले और केमिकल फर्टिलाइजर वाले रहेंगे तो उल्टे ही कुछ ना कुछ कार्यक्रम होंगे, और ये प्रूवन है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है अपना। ठीक है, तो मैं सेशन बंद करता हूँ और अभी हम रात को 9 बजे थैंक मिलेंगे। यू थैंक सर, यू, प्रणाम। बहुत फ्रूटफुल सर, बड़ा अच्छा लगा सर। ये जी सारे सर। ही होते हैं लेकिन ये आज कल स्पेशली था जी। जी सर, थैंक यू सर। अब हम 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, सभी को धन्यवाद।